पल्मोनोलॉजी में किया जाता है। ये जो लंग्स होते हैं इनके ऊपर एक द्विस्तरीय एक आवरण पाया जाता है, द्विस्तरीय एक आवरण पाया जाता है पतली झिल्ली का, उसे बोलते हैं फुफ्फुसीय आवरण या प्लूरा मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली होती है और लंग्स के आंतरिक भाग होता है, इनके मध्य फ्लूइड भरा रहता है। इनके मध्य क्या भरा रहता है? फ्लूइड, द्रव भरा रहता है। ये द्रव क्या करता है? ये लंग्स के आपस में जो घर्षण क्रिया होती है उसको रोकने का काम करता है, मतलब लुब्रिकेंट का काम करता है। तो क्वेश्चन बनता है कि फेफड़ों के चारों तरफ पाया जाने वाला जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? प्लूरा मेम्ब्रेन। इस प्लूरा मेम्ब्रेन और लंग्स की इनर लेयर के मध्य जो फ्लूइड भरा रहता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड क्या करता है? ये लंग्स के आपस में जो घर्षण की क्रिया होती है उसको रोकने का काम करता है, मतलब लुब्रिकेंट की तरह ये काम करता है। ये जो लंग्स होते हैं इनके अंदर की बात करें थे अपन कि ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई प्रवेश करती है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। ये ब्रोंकाई आगे चलकर किसमें डिवाइड हो जाती है? ब्रोंकियोल्स के अंदर। किसमें? ब्रोंकियोल्स के अंदर। ब्रोंकियोल्स क्या है? श्वसनिकाएं हैं। मतलब एक ब्रोंकाई क्या है? इसमें एक ट्रेकिया है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, दो नलिकाओं में, फिर ये आगे चल के अनेक छोटी छोटी श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाता है जिनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ये ब्रोंकियोल्स अंतिम रूप से किसमें ओपन होती है? अंगूर के गुच्छे के समान। अंगूर के गुच्छे के समान इसमें क्या पाई जाती है? एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? कूपिका। क्या कहा जाता है? कूपिकाएं या एल्वुलाई। एल्वुलाई। क्वेश्चन बनता है कि लंग्स की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। क्या होता है? कूपिका होती है। और ये कूपिका, ये संरचना होगी लंग्स की। अब जो ये दोनों लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के नीचे एक वर्तुलाकार एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है? डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या काम करता है? यहाँ से इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डायफ्राम, इसके दो काम होते हैं। एक तो जो वक्ष गुहा है और जो उदर गुहा है, इन दोनों को दो भागों में विभाजित करने का कार्य कौन करता है? डायफ्राम करता है। इसके अलावा श्वसन की जो गति होती है, श्वसन की जो दर होती है, उसका जो नियमन है उसको रेगुलेट करने का भी कार्य कौन करता है? डायफ्राम करता है। तो डायफ्राम के दो कार्य हो गए, वक्ष गुहा और उदर गुहा को दो भागों में डिवाइड करना, और नेक्स्ट काम हो गया श्वसन की दर को नियमित करना, रेगुलेट करना। इस प्रकार ये लंग्स की आउटर स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी। मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है ह्यूमन के अंदर वो क्या होता है? लंग्स ही होता है। इन लंग्स की इस प्रकार से संरचना होती है। अब अपन देखते हैं कि लंग्स किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अपन स्टार्टिंग से बात कर रहे थे कि जो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के दौरान गैसों को बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर लिया जाता है और अंदर से बाहर रिमूव किया जाता है। मतलब रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किस ऑर्गन में होता है? फेफड़ों के अंदर होता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रक्त का जो शुद्धिकरण वो किस अंग में होता है? फेफड़ों के अंदर। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि रक्त का जो फिल्ट्रेशन है, रक्त का जो चरित्र है, फिल्ट्रेशन है, वो किस अंग में होता है? किडनी के अंदर। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? लंग्स करते हैं। किस प्रकार करते हैं देखते हैं कि श्वसन की क्रिया में गैसें नोज से नोस्ट्रिल पार्ट से कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? लेरिंग्स के अंदर। लेरिंग्स से स्वर यंत्र को क्रॉस करते हुए कहाँ आते हैं? ये इस पार्ट में आगे ट्रेकिया में। ट्रेकिया से गैसें कहाँ एंटर करती है? ब्रोंकाई से। ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल और फिर एल्वुलाई में। अब होता क्या है कि जो एल्वुलाई होती है, ये एल्वुलाई अंगूर के समान होती है। इनके चारों तरफ एक पतली
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक सेमी परमेबल क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं कि जो रक्त वाहिनियां होती है उनमें क्या है, अशुद्ध ब्लड है। रक्त वाहिनियों के अंदर जो ब्लड वेसल्स का जो जाल फैला रहता है उसमें कैसा ब्लड है, अशुद्ध है। अब देखो एक तो होता है अशुद्ध इम्प्योर, एक होता है प्योर ब्लड। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, ऐसा रक्त जिसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा है, CO2 की, तो वो ब्लड कैसा कहलाता है, अशुद्ध होता है। एक होता है शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड किसे बोलेंगे, ऐसा ब्लड जिसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, केवल O2 की मात्रा पाई जाती है। तो ये जो कूपिकाएं होती है फेफड़ों के अंदर, ये कूपिकाएं होती है, ये किसके कांटेक्ट में रहती है, ये ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में रहती है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। जब इन्वायरमेंट से जब गैसें अंदर प्रवेश करती है तो उसमें O2, CO2, N2 ये गैसें होती हैं। जब ये गैसें प्रवेश करती है तो N2 तो जितनी मात्रा में जैसे ग्रहण किया जाता है उतनी मात्रा में वापस इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाती है। जैसे इन्वायरमेंट से गैसीय के रूप में नाइट्रोजन 78% ग्रहण की जाती है तो उतनी ही मात्रा में ये बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन O2 इसमें काम में ले ली जाती है और CO2 क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या है, CO2 है। अब जो गैसें आ रही है उनके अंदर O2, CO2, N2 है। अब O2 इसमें प्रवेश करती है एल्यूलाई के अंदर, एल्यूलाई से ये ब्लड वेसल्स में प्रवेश करती है। ब्लड वेसल्स में O2 काम में ले ली जाती है और जो CO2, एक तो इन्वायरमेंट से CO2 आ रही थी बाहर से, एक CO2 इस अशुद्ध ब्लड में थी। अशुद्ध ब्लड से ये CO2 कहाँ प्रवेश करती है, कूपिकाओं में प्रवेश करती है। कूपिकाओं से ये CO2 ज्यादा अमाउंट में बनकर कहाँ रिमूव होती है, ये कूपिकाओं से जाती है ब्रोंक्यूल्स में, यहाँ से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लेरिंग्स, लेरिंग्स से होते हुए नोस्ट्रल से नोजल पार्ट के द्वारा ये बाहर रिमूव कर दी जाती है। फिर से समझना इस बात को, गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। मैंने बताया कि लंग्स रक्त का शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। किस प्रकार से रक्त को शुद्ध करते हैं, आइए अपन देखते हैं कि जो लंग्स का जो अंतिम पार्ट होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है, कूपिका होती है। ये कूपिका होती है, ये संख्या में अनेक होती है, करोड़ों की संख्या में इनकी संख्या होती है। ये जो कूपिका होती है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो सेमी परमेबल होती है, अर्धपारगम्य में झिल्ली की तरह ये झिल्ली काम करती है। ये कांटेक्ट में होती है किसके, ब्लड वेसल्स के। ब्लड वेसल्स का जाल फैला रहता है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड कौन सा ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा है। ये ब्लड वेसल्स किसके कांटेक्ट में, एल्यूलाई के। जब श्वसन की क्रिया होती है तो वातावरण से O2, CO2, N2 वातावरण से बाहर से अंदर ली जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर जब अंदर ग्रहण की जाती है तो ये लेरिंग से, ट्रेकिया से, ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंक्यूल से एल्यूलाई में प्रेस करती है। N2 तो जितनी मात्रा में आती है उतनी मात्रा में क्या होती है, बाहर रिमूव हो जाती है। O2 जितनी मात्रा में उतनी न जाके कम मात्रा में बाहर रिमूव होती है, क्योंकि ये काम में ली जाती है। और CO2 की मात्रा जितनी अमाउंट इन्वायरमेंट में है उसी ज्यादा मात्रा में रिमूव होती है। कारण क्या है, देखो N2, CO2 और O2। यहाँ पे CO2, O2 की बात करते हैं तो इन ब्लड वेसल्स में तो क्या है, CO2 है। अब जो एल्यूलाई होती है इनके अंदर इन्वायरमेंट से गैसें आ रही है O2, CO2, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें से CO2 कहाँ प्रवेश करती है, एल्यूलाई में, और एल्यूलाई से O2 कहाँ प्रवेश करती है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स में। तो जितनी CO2 थी उतनी तो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अतिरिक्त ब्लड वेसल्स की CO2 भी यहाँ इकट्ठी होके कहाँ चली जाती है, ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से लेरिंग से होती वापिस से बाहर पास आउट हो जाती है। इस प्रकार से फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है।
आदान प्रदान में मुख्य भूमिका किसकी होती है? उपिका की और ब्लड वेसल्स की। इन दोनों के मध्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेशन की क्रिया जैसे दो प्रकार की होती है, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। जब गैसें इन्वायरमेंट से अंदर ली जाती है तो उस क्रिया को बोलते हैं इंस्पायरेशन। जब गैसें वापस बाहर रिमूव की जाती है तो उसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। तो जो एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन में जो गैसें ली जाती है उनकी तुलना में एक्सपायरेशन में कौन सी गैस है जो जितने अमाउंट में आती है उससे ज्यादा बाहर निकलती है? वो है CO2, क्योंकि इन्वायरमेंट की तो है ही और ब्लड वेसल्स की CO2 भी बाहर रिमूव हो जाती है। इसके अतिरिक्त O2 काम में ली जाती है और N2 ऐसी कौन सी गैस है रेस्पिरेशन क्रिया में जितनी अमाउंट इन्वायरमेंट से आती है उतनी अमाउंट में बाहर रिमूव हो जाती है? वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैसों का आदान प्रदान श्वसन तंत्र की संरचना कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कुछ रेस्पिरेटरी गुणांक की बात करेंगे और श्वसन से संबंधित रोग की बात करेंगे।